हे गाइस, दिस इज अंकित। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द सोल्जर पोएम के बारे में। दोस्तों, द सोल्जर पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अति महत्वपूर्ण कविता है बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक। चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं 2 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 में, 1915 में मृत्यु हो गया था। छोटा डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिएगा 1887 में जन्म हुआ था, 1915 में मृत्यु हो गया था। ही वॉज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। उनका फैमिली जो था वो पढ़ा लिखा फैमिली था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा फैमिली में जन्म हुआ था। उनके पिताजी क्या थे? एक हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर क्या होता है दोस्तों? तो वो उनके पिताजी विद्यालय में छात्रों का व्यवस्थापक थे। छात्रावास होता ना है, तो वहाँ पे छात्रों का व्यवस्थापक थे, वही हाउस मास्टर कहलाते हैं। कहाँ पे? तो रग्बी स्कूल में। और उसी स्कूल से रूपर्ट ब्रूक पढ़ाई लिखाई किए थे, और उसके बाद वहाँ के बाद किंग्स कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है किंग्स कॉलेज। देखिए उनके बारे में W.B. येट्स साहब ने क्या बोले थे। तो W.B. येट्स साहब ने क्या बोले थे, जो कि W.B. येट्स साहब खुद एक फेमस पोइट थे। उन्होंने उनके बारे में बोले थे कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हैंडसम यंग मैन है। ये बोले थे W.B. येट्स साहब किनके बारे में? तो रूपर्ट ब्रूक साहब के बारे में। ही एज्यूम टू अ सिम्बॉलिक रोल दैट, वो ये एज्यूम करते थे, ये मानते थे कि ए सिम्बॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू ए मिथ ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। मतलब क्या हुआ सर? तो मतलब ये हुआ कि वो एकदम इतने यंग थे, और उनका ये धारणा था, कल्पना था कि ये उतना यंग मैन वॉरियर में के साथ जाएंगे, तो यानी कि योद्धाओं के साथ उतने सुंदर थे कि हार जाएंगे खुद ही, ऐसा कुछ। चलिए आगे है। ही डाइट ऑफ सेप्टिसेमिया ऑफ ऑन अप्रैल 1915, 23 अप्रैल 1915 को मृत्यु हुआ था। कैसे? एक कोई जहरीला कीड़ा था, वो काट लिया था, ठीक है, जिसके वजह से उनका मृत्यु हो गया था। ऐसे सेप्टिसेमिया का मतलब होता है रक्त विषन्नता, मतलब खून में विष हो जाना, खून में जहर हो जाना। तो कोई कीड़ा या सांप काटता है तो जहर हो जाता है खून में, उसी प्रकार से कोई कीड़ा काट लिया था, जिसकी वजह से उनका ब्लड में विष हो गया था। अच्छा, कहाँ हुआ था उनका मृत्यु? तो उनका मृत्यु हुआ था एक आइलैंड पे, लेमनॉस आइलैंड पे हुआ था, ठीक है। एक आइलैंड का नाम है लेमनॉस आइलैंड, एजियन में। इतना याद रखने का सकता नहीं है, बस याद रखिएगा कि सेप्टिसेमिया से मृत्यु हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक युद्ध लड़ रहे थे, एक युद्ध लड़ने जा रहे थे। कौन सा युद्ध? गैवीपोली का युद्ध लड़ने जा रहे थे। तो उसी दौरान उनका मृत्यु हो गया था, कीड़ा काटने से जहर फैल गया था शरीर में, खून में। तो इतना याद रख सकता नहीं है, बस याद रखिएगा कि मृत्यु हुआ था खून में जहर फैलने से। ब्रूक इज रिमेंबर्ड, देखिए ब्रूक, ये बात पक्का याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्रूक को जाना जाता है किस पोएट से? तो वार पोएट। रॉबर्ट ब्रूक इज कॉल्ड ए वार पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1914 में हुआ था ना प्रथम विश्व युद्ध है, जी हाँ। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति वाले कविता लिखते थे, और इससे ये बहुत ही लोग इंस्पायर हुए थे। हिज रिप्यूटेशन, उनका जो रिप्यूटेशन था, उनका जो प्रतिष्ठा था, चिफली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट्स, मुख्य रूप से 5 वार सोनेट से उनको जाना जाता है। उनका प्रतिष्ठा, उनका नाम पहचान बढ़ा था, जिसमें द सोल्जर, ये पोएम जो है द सोल्जर, वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पोएम है। द सोल्जर अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड, मतलब सबसे बढ़िया है, द बेस्ट है, और मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बढ़िया साहित्यिक संग्रह है द सोल्जर, यानी कि जो सोल्जर बहुत ही अच्छा पोएम है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के एक इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुना देता हूँ कि कुछ दिन के लिए, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान है ना, जन गण, उसी तरह इस पोएम को, द सोल्जर को, इंग्लैंड का राष्ट्रगान भी बना दिया गया था। इंग्लैंड के थे तो इंग्लैंड का राष्ट्रगान भी बना दिया गया था। तो दोस्तों, ये हो गया राइटर के बारे में। चलिए अब हम लोग कुछ अब पोएम के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ये पोएम एक सोनेट है, और सोनेट क्या होता है दोस्तों? द सोल्जर पोएम जो है वो एक सोनेट है, और सोनेट हम लोग कहते हैं 14 लाइनों की कविता।
ठीक है। अब देखिए 14 लाइन का कविता होता है तो सोनेट भी दो प्रकार का होता है। मैं आप लोग थोड़ा सा जानकारी बैकग्राउंड दे देता हूँ। दो प्रकार का सोनेट होता है, एक होता है पेट्रार्कन सोनेट, एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, देखिए तो देखिए ये है हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है, समझें ये। और ये शेक्सपियरियन सोनेट होता है वो दो भाग में बटा हुआ होता है। कैसे सर? तो देखिए एक पहले जो होगा आपको 8 लाइन दो ग्रुप में बटा हुआ होगा। पहले 8 लाइन और बाद का 6 लाइन। आप लोग को ध्यान दे रहा होगा मी से लेकर के होम तक, और उसके बाद अवे से लेकर के हेवन तक। चलिए अब हम लोग पोएम पे शुरुआत करते हैं और हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या कहते हैं रबरू साहब? कहते हैं कि इफ़ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, क्योंकि सोल्जर है तो तो सोल्जर को तो भाई कहीं भी उनका मौत हो सकता है युद्ध में, तो ये कोई भारी बात है नहीं। तो कहता है यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि दैट की देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, जिस जिस किसी भी देश में, कहीं भी विदेश में यदि मैं मरूंगा, तो जिस भूमि पे मेरा मृत्यु होगा उसका थोड़ा सा कॉर्नर, थोड़ा सा भी जगह, थोड़ा सा भी लैंड जहाँ पे हमको दफनाया जाएगा, और दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इसका मतलब गलत मत समझिएगा कि भाई वो गुलाम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। मतलब वो इंग्लैंड का हो जाएगा। इसलिए अब क्यों हो जाएगा इसका आगे बात किया जा रहा है। बस इतना में कहा गया है कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना कि जिस भी विदेश की भूमि पे हमको दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंजील्ड। देखिए कंजील मतलब होता है छुपा हुआ होना, और देखिए रिचर और डस्ट, देखिए ऐसे डस्ट मतलब तो धूल होता है, धूल कण, लेकिन यहाँ पे डस्ट किसी भी सोल्जर के डेड बॉडी को बोला गया है, किसी भी सोल्जर को बोला गया है कि उस रिच भूमि में, उस रिचर में, उस अर्थ में, जिस भूमि में हमको दफनाया जाएगा वो अर्थ रिच हो जाएगा, बहुत ही समृद्ध हो जाएगा, और उसमें एक समृद्ध व्यक्ति छुपा हुआ होगा जो अपने देश से, अपनी मातृभूमि से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो। ए डस्ट, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा धूल मतलब एक ऐसा व्यक्ति, होम इंग्लैंड बोर, बियर का बोर होता है बोर्न, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेप्ट, जिसको इंग्लैंड में ही आकार मिला, यानी कि अपने माँ को, मातृभूमि को बोल रहा है कि हमको यहीं पे जन्मे बढ़े हैं। मेड अवेयर, हमको जागरूक बनाया, यानी कि पढ़े लिखे हैं, जागरूक बने हैं इंग्लैंड में ही, ये हम वो हैं। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, हमको कभी लव करने के लिए, फूलों से खेलने के लिए दिया था। कौन दिया था? इंग्लैंड दिया था। हर वे टू रोम, टहलने के लिए घूमे फिरे थे। कहाँ घूमे थे? तो इंग्लैंड में ही घूमे थे। आगे देखिए, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रेथिंग इंग्लैंड एयर, हमारा जो बॉडी है वो इंग्लैंड का ही देन है, और ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, और हवा भी जो लिए हैं वो हवा भी जो लिए हैं वो इंग्लिश का एयर का ही लिए हैं, अंग्रेज का ही सांस लिए हैं, अंग्रेजों का ही, मतलब अंग्रेज इंग्लिश, इंग्लैंड का ही भूमि का, इंग्लैंड का ही हवा से सांस लिए हैं। वास्ट बाय द रिवर, स्नान वगैरह किए हैं तो वो भी कहाँ का? इंग्लैंड का ही नदी में। और ब्लेस्ड सन ऑफ होम, और जो उस हमारे घर का जो होम सन सूर्य मिला है वो कहाँ का है? ब्लेस्ड जो पवित्र धूल होता है वो सूर्य है, तो कहाँ का? तो इंग्लैंड का। तो ये 8 लाइन था। आगे हम लोग देख लेते हैं। एंड थिंक, और बस इतना सोचना कि दिस हार्ट, ये जो हमारा दिल है, हर्ट है, ऑल इविल सेड अवे, सभी बुराइयों से सेड अवे हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और नो लेस, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, हमारे आंतरिक मन में जो कंपन है वो किसके लिए है? यानी हमारा जो दिल है, हमारा कंपन है वो किसके लिए है? इंग्लैंड के लिए ही हमारा दिल धड़कता है। हम सोचते भी हैं तो इंटरनल माइंड में इंग्लैंड के लिए सोचते हैं। गिव समवन बैक द थाउट बाय इंग्लैंड गिवन, और हम वही थाउट, वही सोचते हैं जो हमको इंग्लैंड ने दिया है, जो हमको इंग्लैंड में सिखाया गया है, सोचने के लिए सिखाया गया है। ठीक है। हर साइड्स एंड साउंड से, उसका साइड्स एंड साउंड्स, इंग्लैंड का दृश्य, इंग्लैंड के लोगों का आवाज़, इंग्लैंड का दृश्य, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वहीं के लोगों के हर डे, उन्हीं के मतलब इंग्लैंड के ही डे में, इंग्लैंड के ही दिनों में हम अच्छे अच्छे सपने देखें, अच्छे खुश सपने देखें। कहाँ का? इंग्लैंड में ही
देखे हैं, एंड लाफ्टर, और वो हम हंसना सीखे हैं, हंसी जो सीखे हैं वो लर्न्स ऑफ फ्रेंड्स, जो अपने दोस्तों से, वो हमारे दोस्त कहाँ के थे, वो भी इंग्लैंड के ही थे, एंड जेंटलनेस, और जो नैतिकता, नेकतापन, ये सब जो सीखे हैं वो सब इंग्लैंड के ही लोगों से सीखे हैं। इन हार्ट्स एट पीस, और अंत में क्या कहते हैं, इन हार्ट एट पीस, और हमारा जो दिल में जो शांति मिलता है, पीस तो शांति होता है, तो दिल में शांति मिलता है तो कहाँ मिलता है, एंड इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन मतलब अंग्रेज इंग्लैंड का जो स्वर्ग मान रहे हैं, अपने देश को स्वर्ग मान रहे हैं, इंग्लिश हेवन यानी हमारा देश है वो स्वर्ग है, तो वहीं पे हमको दिल का शांति मिलता है। इसीलिए अगर हम कहीं भी दफन हमको हो जाए तो हमको इतना ही सोचना कि वो भूमि जहाँ पे वो दफन किया जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति छुपे हुए हैं, लेटे हुए हैं, दफन हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर के ये एक देशभक्ति कविता था जो कि अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए रूपर ब्रूक साहब लिखे थे। तो दोस्तों ये था हमारा पोएम फुल एनालिसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इस पोएम का समरी, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव, ये तीनों से हम लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।